जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज हम घटना चक्र के भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय प्रतीक, संघ और संघ राज क्षेत्र तथा नागरिकता से संबंधित जितने भी सवाल विभिन्न स्टेट पीसीएस तथा आईएएस प्री में पूछे गए हैं उनको हम लोग देखने वाले हैं। तो अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग दोस्तों राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित जितने भी सवाल विभिन्न स्टेट पीसीएस तथा आईएएस प्री में पूछे गए हैं उनको हम लोग एक एक कर देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इसे कब अपनाया गया था, तो 1950 ईस्वी में अपनाया गया था। एक मिनट में पेन ले लेता हूं यहां से। तो ध्यान रखना है दोस्तों इसे कब अपनाया गया था, तो इसे अपनाया गया था दोस्तों 1950 ईस्वी में इसको अपनाया गया था। तो संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। संपूर्ण राष्ट्रगान को गाने का समय कितना है लगभग दोस्तों, तो 52 सेकंड है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन काल है, तो संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन काल कितना है दोस्तों, तो 52 सेकंड है। नेक्स्ट है, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? तो याद रखना है दोस्तों भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब अंगीकृत किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को राजकीय चिन्ह को अंगीकृत यानी अडॉप्ट किया गया था दोस्तों। तो याद रखना है, तो भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। यह सारनाथ यानी वाराणसी स्थित अशोक के सी स्तंभ के शीर्ष की अनुकृति है दोस्तों। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? तो कब स्वीकार किया गया था दोस्तों, तो याद रखना है 22 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को क्या किया गया था दोस्तों, स्वीकार किया गया था। तो भारत की संविधान सभा ने अपने चौथे अधिवेशन कब हुआ था, तो 14 जुलाई 1947 से 31 जुलाई 1947 तक में 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 24 तिल्लियां होती है तथा राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है दोस्तों, तो 3:2 होता है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। फिर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया, यह बात बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तिल्लियां होती है, यह बात गलत है दोस्तों, यह 24 तिल्लियां होती है। और राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना दिया गया दोस्तों, 3:4। 3:4 नहीं होता दोस्तों, 3:2 होता है। तो इसमें केवल एक ही सही है दोस्तों, और वो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 यानी बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? तो कब अपनाया गया था दोस्तों, तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पशु है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है दोस्तों, तो बाघ है भारत का राष्ट्रीय पशु, याद रखना है आपको। तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, जिसे पैंथरा टाइग्रिस भी कहा जाता है दोस्तों। देश में बाघों की घटती संख्या को देखते हुए अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी। ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी ज़्यादा वीवीआई पॉइंट है दोस्तों ये, कि बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी, तो अप्रैल 1973 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है दोस्तों, तो कमल जो है भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, याद रखना है। जो भारतीय संस्कृति का प्रतीक है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये भी आपको नाम याद रखना है कि कमल का जो वैज्ञानिक नाम है वो है नेलम्बो न्यूसीफेरा। नेलम्बो न्यूसीफेरा कमल का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है दोस्तों, तो मोर है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों, तो याद रखना है दोस्तों इसका वैज्ञानिक नाम है पोबो क्रिस्टेसस। तो याद रखना है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, क्रिस्टेटस जो है पावो क्रिस्टेटस मोर का वैज्ञानिक नाम है। ज्ञातव्य है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, बरगद है, ये भी आपको याद रखना है। राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय फल आम है और राष्ट्रीय वाक्य क्या है दोस्तों, सत्यमेव जयते। और ये कहाँ से लिया गया है, तो किस उपनिषद से लिया गया, तो मुंडक उपनिषद से लिया गया। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। जो सारनाथ वाराणसी सी स्तंभ
से लिया गया है दोस्तों। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना, महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? तो यह किसका प्रतीक है दोस्तों? तो यह न्याय का प्रतीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में सफेद पट्टी के बीच नीले रंग का चक्र है, जिसका प्रारूप सारनाथ में अशोक के सी स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। इसमें 24 तिलियां हैं, यह न्याय का प्रतीक है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रीय ध्वज में आरोह की कुल संख्या कितनी है? तो कितना है दोस्तों? तो याद रखना है कि इसमें आरोह की कुल संख्या 24 है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है, बिल्कुल गलत है दोस्तों, शक संवत पर आधारित है। राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया, तो यह भी बात गलत है दोस्तों, 1957 में इसको अपनाया गया था, ना कि 1950 में। तो दोनों कथन गलत है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ना तो 1 ना तो 2। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ देश भर के लिए शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग, जिसका पहला महीना क्या होता है? चैत्र है, और सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है, 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। चैत्र का पहला दिन सामान्यतः 22 मार्च को और अधिवर्ष में 21 मार्च को पड़ता है दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग दोस्तों राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित जितने भी सवाल विभिन्न स्टेट पीसीएस तथा आईएएस में पूछे गए हैं, उनको हम लोग एक एक कर देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो किन नामों से किया गया था दोस्तों? तो अनुच्छेद 1 में कहा गया भारत अथवा इंडिया, भारत अर्थात इंडिया, यानी इसका उल्लेख किस नाम से किया गया है भारत का? तो संविधान में तो भारत तथा इंडिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ए होगा। तो संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख 2 नामों भारत तथा इंडिया के रूप में किया गया। अनुच्छेद 1 में उल्लेख करता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंग्लिश में इंडिया डैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार, तो क्या है दोस्तों? संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, तो भारत क्या है दोस्तों? तो राज्यों का संघ है, यानी राज्यों का यूनियन है क्या दोस्तों? तो भारत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो डी। तो संविधान के अनुच्छेद 1 में निर्धारित किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं समाविष्ट होंगे। राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम तथा प्रत्येक के अंतर्गत आने वाले राज्य क्षेत्रों का वर्णन संविधान के प्रथम अनुसूची में किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो नया राज्य का गठन किस में है दोस्तों? तो याद रखना अनुच्छेद 3 में संसद को अधिकार है नए राज्यों को बनाने का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण, उनके क्षेत्र सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन का अधिकार भारतीय संसद में निहित है, जबकि अनुच्छेद 1 के तहत संघ का नाम और राज्य क्षेत्र और अनुच्छेद 2 के तहत भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की संसद को शक्ति प्रदान की गई है दोस्तों। तो याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नए राज्यों के गठन की शक्ति निहित है, तो यह किस में निहित है दोस्तों? तो संसद में निहित है। नेक्स्ट है भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? तो किसको प्राप्त है दोस्तों? तो यह संसद को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्य की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? तो यह किसे प्राप्त है दोस्तों? तो संसद को प्राप्त है। नेक्स्ट है भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? तो यह किसे है दोस्तों? तो यह संसद को है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, पहला। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। नेक्स्ट है संबंध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है, और यह संबंध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, कौन सा सम्मिलित विशेषता नहीं है भारतीय संघ राज्य पद्धति की? तो याद रखना है कि
यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है, यह बात बिल्कुल गलत है। जबकि अन्य जो विकल्प दिए गए हैं दोस्तों, यहाँ पे भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका, यह बात सही है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में। संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया, यह भी बात सही है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषताओं में लिखित संविधान का होना, संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीय विधायिका, राज्यों का राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, द्विस्तरीय सरकार आदि शामिल है। तो याद रखना है दोस्तों, ये सब के सब VVI पॉइंट्स हैं। जबकि भारतीय संघ की स्थापना संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच किसी सहमति या समझौता द्वारा नहीं हुई है दोस्तों, याद रखना है। तथा भारतीय संघ से राज्यों को अलग होने का अधिकार भी नहीं है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ जो राज्य हैं वो संघ से अलग नहीं हो सकते। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में उल्लेखित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। अतः विकल्प डी भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है, यह अमेरिकी संघवाद की विशेषता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है, यह बात तो बिल्कुल सही है। इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान होगा। इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें सी हो जाएगा। ये साधारण संशोधन होता है, न कि 368 के थ्रू इसमें संशोधन होता है। तो इसमें यह गलत है दोस्तों कि इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा, यह बात बिल्कुल गलत है। जबकि और जो विकल्प है दोस्तों बिल्कुल सही है। इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक इसे उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया है जिसके सीमा तथा नाम पर इसका प्रभाव पड़ता है दोस्तों। तो यह भी बात सही है, लेकिन इसमें यह जो गलत कौन सा है दोस्तों? तो सी है। तो याद रखना है दोस्तों, नए राज्यों के निर्माण के लिए विधि हेतु अनुच्छेद 368 के तहत विशेष प्रक्रिया यानी संविधान संशोधन प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती। अर्थात संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है तथा संविधान के अनुच्छेद 4 के अनुसार 4 क्लॉज 2 के अनुसार इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाती है। अन्य विकल्पों के कथन नए राज्यों के निर्माण के संदर्भ में सही है दोस्तों। नेक्स्ट है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो कैसा बहुमत चाहिए दोस्तों? तो साधारण बहुमत चाहिए। नेक्स्ट है, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है, तो संसद में साधारण बहुमत द्वारा इसे पारित होना आवश्यक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है, भारत संघ नहीं है, किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। तो भारत संघ नहीं है, ये तो बात बिल्कुल गलत है दोस्तों। और किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को, तो यह बात सही है, कर सकता है। तो ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? तो डी होगा। तो संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। किसी राज्य के क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन हेतु राज्य के विधानमंडल का विचार प्रकट करना अनुच्छेद 3 के परंतु के तहत अपेक्षित है, किंतु इस संदर्भ में राज्य विधानमंडल के विचार संसद पर बाध्यकारी नहीं है दोस्तों। अतः संसद बिना राज्यों की सहमति के भी ऐसा कर सकती है। नेक्स्ट है, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए सहमति आवश्यक है। तो याद रखना है, राज्य की सहमति इसमें आवश्यक नहीं है दोस्तों। संसद चाहे तो किसी भी राज्य की क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्य के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? तो किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र में शामिल कर सकेगा। तो संवैधानिक उपबंध किसके बारे में नहीं है दोस्तों? तो याद रखना है, यह इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा
यह नहीं है दोस्तों। निम्नलिखित में से पूछा गया आपसे कि एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है, तो कौन सा नहीं उपबंध है दोस्तों? तो एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा, यह बात बिल्कुल गलत है दोस्तों। यह अधिकार इसको नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार किसी राज्य की सीमाएं बदलने, नए राज्यों का निर्माण करने तथा उनके नामों में परिवर्तन करने का अधिकार केवल संसद को है दोस्तों, न कि राज्यों को। तो याद रखना है, राज्यों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? नए राज्यों का गठन, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन। तीसरा है दोस्तों राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन। फिर है दोस्तों नए राज्यों का प्रवेश। तो इसका राइट आंसर जो है कौन है दोस्तों? तो वो है नए राज्यों का प्रवेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण, उनके क्षेत्र, सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन का अधिकार भारतीय संसद में है, विधि निर्माण के तहत निहित है। जबकि अनुच्छेद 2 के तहत संसद विधि द्वारा भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। तो नए राज्यों का जो प्रवेश है दोस्तों वो आर्टिकल 2 में है, जबकि नए राज्यों के निर्माण तथा जो वर्तमान राज्य हैं उनकी क्षेत्र, सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन करने का जो अधिकार संसद को दिया गया है वो आर्टिकल 3 के तहत दिया गया था, तो यानी 3 के तहत दिया गया। तो यही दोनों में डिफरेंस है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। भारत में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ, संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। तो यह बात बिल्कुल सही है दोस्तों। इसके धड़ आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा की वरीयता दी थी, यह भी बात सही है। पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पटाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थे, तो यह भी बात बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो तीनों हो जाएगा। तो डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में संविधान में प्रयुक्त यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का अर्थ है संघ राज्य। समझौते का परिणाम नहीं होने के कारण किसी भी राज्य को संघ से विलग होने का अधिकार नहीं है। इसके धड़ आयोग कब बना था? तो 1948 में। ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध करते हुए इस संदर्भ में प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। वर्ष 1948 में गठित पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पटाभी सीतारामैया की कमेटी, जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो जेवीपी कमेटी भी कहा जाता है, ने अप्रैल 1949 में प्रस्तुत अपनी संस्तुतियों में राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार को अस्वीकृत कर दिया था दोस्तों। नेक्स्ट है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, यह बात बिल्कुल सही है दोस्तों। अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। तो अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी, ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ए हो जाएगा, जबकि ये क्या है? गलत है। तो भारतीय संविधान के तहत राज्यों के संघ की स्थापना की गई है, जिसमें राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। संघीय संसद ही संघ में नए राज्यों के प्रवेश, उनकी स्थापना कर सकती है तथा नए राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नाम में परिवर्तन कर सकती है, अथवा राज्यों के भागों को अलग कर या मिलाकर नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। परंतु संविधान के तहत किसी भी राज्य को संघ से पृथक हो सकने या कर सकने का अधिकार नहीं दिया गया। इस प्रकार कथन 1 सही है। संविधान के अनुच्छेद 1 क के तहत सभी नागरिकों को वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्राप्त है, परंतु इस अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में अथवा न्यायालय अवमान, मानहानि या अपराध उद्दीपन के संबंध में युक्ति युक्त निर्बंधन राज्य विधि द्वारा आरोपित कर सकता है। तदनुसार भारत से अलग होने की मात्र वकालत करना भी संबंधित विधि के तहत अपराध माना जा सकता है दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्यों का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना पड़ेगा? तो
किस अनुसूची का संशोधन करना पड़ेगा दोस्तों? तो आपको याद रखना है प्रथम जो अनुसूची है दोस्तों, संसद के द्वारा इसमें संशोधन करना पड़ेगा। तो संविधान की प्रथम अनुसूची याद रखना है में राज्यों एवं उनके क्षेत्रों का विवरण है। अतः भारतीय संघ में एक नए राज्यों के सृजन हेतु इस सूची में इस अनुसूची में संशोधन आवश्यक होगा दोस्तों। नेक्स्ट है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? तो याद रखना है दोस्तों 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बनाए दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग ने। तो स्वतंत्रता के पश्चात नए राज्यों के निर्माण के लिए फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। तो याद रखना है दोस्तों किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्आयोग का गठन किया गया था? तो याद रखना है फैजल अली की अध्यक्षता में। और यह सवाल पूछता है दोस्तों बार बार, जिसकी सिफारिश पर 14 राज्यों तथा 6 संघ राज्य क्षेत्र स्थापित किए। आंध्र प्रदेश स्वतंत्रता के पश्चात भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य था। और ये इसका गठन कब हुआ था दोस्तों? तो 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी में। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? तो वर्तमान समय में कितना है दोस्तों? तो याद रखना है वर्तमान समय में कितना है। तो इसमें आंसर क्या दिया गया है? तो इसमें तो अभी तो कोई नहीं होगा कि अभी, क्योंकि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। तो याद रखना है आपको कि अभी वर्तमान समय में कितना है? तो 28 राज्य हैं और 8 संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश है। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो डी हो जाएगा। यहाँ पर ये भी एक पॉइंट देख लेते थे, तो इसको मैं पूरा पढ़ ही देता हूँ एक बार। तो प्रश्नकाल के दौरान संविधान की प्रथम अनुसूची के अनुसार भारत में 28 राज्य और संघ राज्य क्षेत्र थे। 2 जून को किसका गठन हुआ था दोस्तों? तो तेलंगाना राज्य के गठन के पश्चात भारत में 29 राज्य हो गए एवं 7 राज्य क्षेत्र हो गए। पुनः जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख को संघ राज्य क्षेत्र घोषित किए जाने के उपरांत 28 राज्य तथा 9 संघ राज्य क्षेत्र हो गए दोस्तों। तत्पश्चात दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव के एकीकरण के पश्चात संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या 26 जनवरी 2020 से 8 हो गई दोस्तों। अतः वर्तमान में कितना है? तो याद रखना है भारत में 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र है दोस्तों। नेक्स्ट है, तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत के राज्यों की संख्या होगी तो कितना हो जाएगा दोस्तों? तो भारत में राज्यों की संख्या 28 होगी। तो 2 जून 2014 को जब तेलंगाना राज्य के गठन के बाद राज्यों की संख्या कितनी हो गई थी? तो 29 हो गई थी। लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य के 2 संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजन के उपरांत वर्तमान में 28 है। तो 28 ही आपको टिक आउट करना है दोस्तों। तथा दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव के विलय के बाद संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों? तो 8 हो गई। भारत में कितने संघ शासित प्रदेश है? तो कितना है दोस्तों? तो 8 है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? तो कौन सा संघ राज्य क्षेत्र नहीं है दोस्तों? तो आपको याद रखना है गोवा जो है संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन और दीव और पुडुचेरी जो है दोस्तों संघ राज्य क्षेत्र है। तो भारत की संविधान की पहली अनुसूची में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है। इस अनुसूची में गोवा राज्यों के अंतर्गत, जबकि शेष विकल्प जो है संघ राज्य क्षेत्रों के अंतर्गत सम्मिलित है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला है? तो इसमें स्टार लगा हुआ है दोस्तों, देखते हैं इसका रीजन। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद का नाम अभी तक नहीं बदला गया था। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य के निर्माण के बाद अगले 10 वर्षों से अनधिक अवधि तक हैदराबाद के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त राजधानी बने रहने का प्रावधान आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत किया गया था तथा इसी अवधि के बाद आंध्र प्रदेश की नई राजधानी होनी थी। वर्ष 2020 में आंध्र प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित अधिनियम के तहत यहाँ 3 राजधानी है। अमरावती को विधायी राजधानी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। विशाखापट्टनम को कार्यकारी राजधानी बनाया गया तथा कुर्नूल को न्यायिक राजधानी बनाए जाने का प्रावधान किया गया दोस्तों। तमिलनाडु की राजधानी मद्रास का अद्यतन नाम क्या है दोस्तों? तो चेन्नई है। पश्चिम बंगाल की राजधानी का नाम क्या है? तो कलकत्ता का अद्यतन नाम कोलकाता है। एवं केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम का अद्यतन नाम क्या है दोस्तों? तो तिरुवनंतपुरम है। इसलिए इस क्वेश्चन में स्टार लगा हुआ है दोस्तों।
ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों अमरावती। तो यह आंध्र प्रदेश की विधायी राजधानी है। विशाखापट्टनम जो है दोस्तों कार्यकारी राजधानी है और कुर्नूल जो है दोस्तों न्यायिक राजधानी। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य ने 13 जिलों के गठन की मंजूरी दी है। ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ये करंट का सवाल है जिसे मैंने यहाँ पर कवर कर दिया है। दिल्ली है तो याद रखना दिल्ली क्या है दोस्तों, तो एक केंद्र शासित प्रदेश है। संविधान की प्रथम अनुसूची के अनुसार दिल्ली एक संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। तो याद रखना दोस्तों 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था दोस्तों। तो 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा देश की राजधानी दिल्ली को संघ राज्य क्षेत्र की श्रेणी में कायम रखते हुए इसके लिए एक विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया। साथ ही याद रखना संविधान के अनुच्छेद, ये अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 239 के तहत संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर का दर्जा दिया गया दोस्तों। नेक्स्ट है भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। तो 240 एक का क है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, 240 एक ख है लक्षद्वीप, 240 एक ग है दमन और दीव और 240 एक घ है दोस्तों पुडुचेरी। तो इसमें कौन सा नहीं है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों पुडुचेरी। तो प्रश्नकाल के दौरान यह स्थिति थी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 240 कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के अनुसार 240 एक का अंडमान निकोबार द्वीप समूह, 240 एक का लक्षद्वीप याद रखना है, 240 एक ग जो है दोस्तों दादर और नागर हवेली और 240 एक ग दमन और दीव था और 240 एक में अंगा जो है दोस्तों वो क्या था पुडुचेरी से संबंधित था। तो संघ राज्य क्षेत्र की शांति प्रगति और सुशासन के लिए भी नियम बना सकेगा। प्रसंगत विकल्प डी में 240 एक पुडुचेरी दिया गया है जो गलत है। वर्तमान में दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव अधिनियम कब है दोस्तों, तो 2019 के द्वारा अनुच्छेद 240 ग के तहत दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव को स्थापित किया गया है, जबकि अनुच्छेद 240 एक घ को क्या कर दिया गया दोस्तों, तो विलोपित कर दिया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है। तो गोवा को 1987 ईस्वी में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, तो यह बात बिल्कुल सही है। दीव खंबात की खाड़ी में एक टापू है। नेक्स्ट है दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया। नेक्स्ट है दादर और नागर हवेली को 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासनकाल के अंतर्गत है। तो ये भी बात सही है। तो देखते इसका राइट आंसर क्या है, सॉरी तो ये गलत है दोस्तों, छुड़ा लिया गया था, सॉरी 1954 ईस्वी में फ्रांसीसियों के कब्जे से दादर और नागर हवेली को दोस्तों छोड़ा लिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है यानी इसमें से हमसे गलत पूछा था वो कौन सा है दोस्तों, तो डी है। तो दादर और नागर हवेली वर्ष 1954 तक पुर्तगाली शासन के अधीन थे, याद रखना है, न कि फ्रांसीसी दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के तहत भारत के पक्ष में निर्णय के पश्चात दादर और नागर हवेली को भारत में मिला लिया गया था। प्रश्नगत अन्य तीनों कथन जो है दोस्तों वो सही है। नेक्स्ट है सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। तो कब बनाया गया था दोस्तों, तो 35वां संविधान संशोधन जो कि 1975 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, उसी के तहत सिक्किम को भारत का एक राज्य बना दिया गया था। तो 35वां संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में संयुक्त राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया। 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को इसका राइट आंसर अच्छा ठीक है, 36वां संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को 22वां पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया दोस्तों। नेक्स्ट है निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया था। तो 36वां संविधान संशोधन द्वारा कब हुआ था, तो 1975 में। नेक्स्ट बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है। तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर दिया गया दोस्तों। तो राज्य का निर्माण करने का अधिकार, अच्छा एक बार मैं देख लेता हूँ, राज्य विधानसभा में कानून पारित करके, ये तो कभी नहीं होगा क्योंकि ये
अलग करने का अधिकार किसे दोस्तों, तो यह संसद को है। तो ये तो नहीं होगा। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करके, ये भी नहीं हुआ। संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके, तो ये भी नहीं हुआ। इसलिए इसमें डी लगा हुआ, क्योंकि अधिकार संसद को दिया गया। तो राज्यों का निर्माण करने का अधिकार अनुच्छेद 3 के अनुसार संघीय संसद को है। अतः बिहार को काटकर पृथक वनांचल राज्य का बनना संसद के प्रावधानों द्वारा ही संभव है। अतः अभीष्ट उत्तर जो है विकल्प डी होगा दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम बनाए तथा अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन किए। तो छत्तीसगढ़ है दोस्तों, झारखंड है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है। तो सबसे लास्ट में कौन सा हो जाएगा, तो सबसे लास्ट में तो हो जाएगा झारखंड। उससे पहले क्या हो जाएगा दोस्तों, तो उससे पहले हो जाएगा छत्तीसगढ़। तो सबसे लास्ट में हो जाएगा दोस्तों कौन सा, तो झारखंड हो जाएगा। उसके बाद छत्तीसगढ़ हो जाएगा और सबसे पहला हमारा जो हो जाएगा सिक्किम, उसके बाद हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, बी होगा। यानी सबसे पहले बना दोस्तों सिक्किम, उसके बाद बना अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़ और उसके बाद झारखंड। तो आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में हुआ था 1 अक्टूबर को। राजस्थान महाराष्ट्र का गठन हुआ था राजस्थान का गठन हुआ था 1956 में 1 नवंबर को। महाराष्ट्र का गठन हुआ था 1960 में 1 मई को। नागालैंड का गठन हुआ था 1963 ईस्वी में 1 दिसंबर को। हरियाणा का जो गठन हुआ था दोस्तों याद रखना 1966 में 1 नवंबर को। हिमाचल प्रदेश का 1971 में 25 जनवरी को। मेघालय का 1972 में 21 जनवरी को। सिक्किम का 1975 में 16 मई को। अरुणाचल प्रदेश का हुआ था दोस्तों कब, तो याद रखना है अरुणाचल प्रदेश के बारे में 1987 में हुआ था 20 फरवरी को। छत्तीसगढ़ का हुआ था 2000 को 1 नवंबर और उत्तराखंड का हुआ था दोस्तों 2000 को 9 नवंबर और झारखंड का हुआ था दोस्तों 2015 नवंबर। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है जिससे आपको ध्यान में रखना दोस्तों, कभी भी आपसे सजाने के लिए पूछ सकता है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम क्या है। तो सबसे पहले क्या है दोस्तों, तो सबसे पहले मिला था नागालैंड को, उसके बाद हरियाणा को, उसके बाद सिक्किम को और उसके बाद 1987 में किसको मिला था दोस्तों, तो अरुणाचल प्रदेश को मिला था। और सिक्किम को कब मिला था, तो 1975 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी होगा। छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया, तो यह कब स्वरूप में आया था दोस्तों, तो 1 नवंबर 2000 को यह स्वरूप में आया था। उत्तराखंड खंड राज्य की स्थापना हुई, तो कब हुई थी दोस्तों, तो वर्ष 2000 में हुई थी उत्तराखंड राज्य की स्थापना। नेक्स्ट है, निम्न राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ था। इन्हें उनके गठन के आरोही कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित करिए और अपना उत्तर दिए गए पुट की सहायता से चुनें। तो हरियाणा है, सिक्किम है, मेघालय है, नागालैंड। तो याद रखना है दोस्तों कि सबसे पहले गठन हुआ है नागालैंड का। नागालैंड के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद हो जाएगा हरियाणा का, उसके बाद सिक्किम उसके बाद हो जाएगा दोस्तों मेघालय, उसके बाद हो जाएगा सिक्किम। यानी 3142 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सी। भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनने के सही कालानुक्रम की पहचान कीजिए और दिए गए कूट से कीजिए। तो आंध्र प्रदेश है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है और सिक्किम है। तो याद रखना सबसे पहले कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो सबसे पहले हो जाएगा आंध्र प्रदेश, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों हरियाणा। तो पहला आंध्र प्रदेश बना 1953 में, उसके बाद हरियाणा बना, फिर उसके बाद बना दोस्तों हिमाचल प्रदेश और 1975 ईस्वी में बना कौन, तो सिक्किम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बी। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम क्या है। तो सबसे पहले कौन सा बना दोस्तों, तो नागालैंड, उसके बाद मेघालय 1975 में, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश 1987 ईस्वी में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए होगा। नेक्स्ट, निम्न राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है दोस्तों। यानी सबसे पहले कौन सा था, ठीक है। तो सबसे बाद में बना है दोस्तों कौन सा, हरियाणा, उससे पहले बना है महाराष्ट्र और उससे भी पहले बना है कौन सा दोस्तों, तो राजस्थान। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो डी होगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। तो याद रखना है नागालैंड कब बना था, सबसे पहले सिक्किम पे आता है, तो सिक्किम 1975 ईस्वी में बना था। झारखंड जो बना था 2000 ईस्वी में बना था। तेलंगाना 2014 में और नागालैंड बना था 1962 ईस्वी में। तो ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा 3। यानी 2143 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 2143 किस में है दोस्तों, तो ये ऑप्शन है बी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। तो नागालैंड बना था दोस्तों 1963 में, झारखंड बना था 2000 में, तेलंगाना बना था 2014 में और सिक्किम बना था 1975 में।
नागालैंड में जो विकल्प दिया गया था दोस्तों, नागालैंड के अस्तित्व में आने का वर्ष 1962 दिया गया, जो कि सही नहीं है। नागालैंड अस्तित्व में कब आया था? तो 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को आया था। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य का गठन वर्ष 1948 में हुआ था? तो 1948 में तो किसी राज्य का गठन नहीं हुआ, तो देख लेते फिर भी। इस प्रश्न के अंग्रेजी संस्करण में राज्य के लिए स्टेट शब्द का प्रयोग हुआ है। इस आधार पर दिए गए विकल्पों में से कोई भी विकल्प सही नहीं है, परंतु यदि राज्य का अर्थ प्रोविंस लिया जाए तो वर्ष 1948 में गठित राज्य हिमाचल प्रदेश होगा दोस्तों। प्रश्नगत राज्यों के प्रोविंस और स्टेट बनने की सूची इस प्रकार है। ये दिया गया पश्चिम बंगाल कब बना, प्रोविंस और स्टेट कब बना। तो प्रोविंस बना था 15 अगस्त 1947 को, असम भी उसी डेट को बना था और पंजाब भी उसी डेट को, जबकि हिमाचल प्रदेश 15 अप्रैल 1948 ईस्वी को प्रोविंस बना दोस्तों। और स्टेट बना था पश्चिम बंगाल कब? तो याद रखना है कि 26 जनवरी 1950 को, ये भी 26 जनवरी 1950 को, और ये भी 26 जनवरी, यानी पंजाब भी 26 जनवरी 1950 को। जबकि हिमाचल प्रदेश एक स्टेट के रूप में कब आया था दोस्तों? तो 25 जनवरी 1971 ईस्वी को। नेक्स्ट, निम्न में से एक कथन असत्य है, बताइए कौन सा कथन असत्य है? तो मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया दोस्तों, ये तो बात बिल्कुल गलत है। मैसूर कर्नाटक का क्षेत्र है, न कि तमिलनाडु का क्षेत्र है। गोवा को दमन एवं दीव से अलग किया गया, यह बात सही है। बम्बई राज्य गुजरात और महाराष्ट्र से विभाजित किया गया, सही है। हिमाचल प्रदेश अपने पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था, तो ये बात भी सही है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश को पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में शामिल किया गया था। तो मैसूर राज्य अधिनियम 1973 के द्वारा मैसूर राज्य का नया नाम कर्नाटक किया गया था दोस्तों, अतः विकल्प ए असत्य है। गोवा दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 के द्वारा गोवा को अलग किया गया। बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960 के द्वारा बम्बई राज्य को गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया, तथा हिमाचल प्रदेश अधिनियम 1970 के द्वारा हिमाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र को 25 जनवरी 1971 को राज्य का दर्जा दिया गया। अतः अन्य तीनों विकल्प कथन सत्य हैं दोस्तों। हिमाचल प्रदेश को 1 नवंबर 1956 को संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया था दोस्तों, और बाद में इसे राज्य का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट है, भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो याद रखना कि राज्य पुनर्गठन की जो स्थापना की गई थी वो 1953 ईस्वी में की गई थी, जो कि विकल्प में कहीं पर है ही नहीं, इसलिए क्वेश्चन में स्टार लगा हुआ है। तो भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 29 दिसंबर 1953 को की गई थी। जिसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी दोस्तों? तो 30 सितंबर 1955 को सौंपी थी। आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फैजल अली थे, तथा अन्य जो सदस्य जो थे दोस्तों, इनका भी नाम आपसे पूछा गया है। हृदयनाथ कुंजड़ू और कौन थे दोस्तों? तो KM पनिकर थे। अतः प्रश्न में उपयुक्त विकल्प नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट है, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? तो किस वर्ष में किया गया था दोस्तों? तो 1956 ईस्वी में। तो भाषाई आधार पर राज्यों को पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? तो 1956 ईस्वी में किया गया था। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया। विदित हो कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का पृथक राज्य के रूप में सृजन 1953 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था 1953 ईस्वी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था? तो कौन था दोस्तों? आंध्र प्रदेश कब हुआ था? 1953 ईस्वी में। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था, तो 1953 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारत में राज्य पुनर्गठन की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? कब किया गया था दोस्तों? तो 1956 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया? तो कौन सा राज्य है दोस्तों? तो अपना प्यारा राज्य बिहार है दोस्तों, जिसे विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा अभी तक नहीं दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब तक कुल 11 राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान किया गया, जिसमें 8 राज्य पूर्वोत्तर भारत में से, जबकि 3 हिमालय क्षेत्र। कौन कौन सा है दोस्तों? तो याद रखना है, उत्तराखंड विशेष राज्य का दर्जा इसे प्राप्त है, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर राज्य के रूप में। वहीं पूर्वोत्तर के 8 जो राज्य हैं दोस्तों, इनका भी नाम याद रखना है, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मिजोरम है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? कांग्रेस के नागपुर सत्र के पश्चात, जो कि 1920 में हुआ था दोस्तों, प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। दूसरा है, 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन
की मांग को अस्वीकार कर दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? तो देखना पड़ेगा, ए और बी दोनों सही है। यानी कांग्रेस के नागपुर सत्र के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन भाषाई आधार पर किया गया था, यह बात बिल्कुल सही है। और 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर कांग्रेस प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया, यह बात भी बिल्कुल सही है दोस्तों। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 35वां अधिवेशन वर्ष 1920 ईस्वी में नागपुर में बी राघवाचारी की अध्यक्षता में हुआ था। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि 35वां जो अधिवेशन हुआ था 1920 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? तो नागपुर में। कौन अध्यक्ष थे इसके? तो बी राघवाचारी। इसी अधिवेशन के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन भाषाई आधार पर किया गया। भारत की आज़ादी के बाद 1948 में संविधान सभा ने एसके धर के नेतृत्व में भाषाई राज्य आयोग की नियुक्ति की थी। याद रखना है कि 1948 में संविधान सभा ने एसके धर के नेतृत्व में भाषाई राज्य आयोग की नियुक्ति की थी दोस्तों। और यह इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। इस आयोग ने भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन को नकार दिया। दिसंबर 1948 में कांग्रेस द्वारा इस आयोग की संस्तुतियों पर विचार हेतु जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारामैया की 3 सदस्यीय जेवीपी समिति का गठन किया गया था, जिसने अप्रैल 1949 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट में भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन का मांग को अस्वीकार कर दिया दोस्तों। अतः विकल्प डी जो है इसका राइट आंसर है। अब हम लोग दोस्तों नागरिकता से संबंधित जितने भी सवाल विभिन्न स्टेट पीसीएस तथा आईएएस पीडी में पूछे गए उनको हम लोग एक एक कर देखेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधान को पाते हैं? तो कौन सा भाग है दोस्तों? तो भाग है हमारा भाग 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो भाग 2। तो भारत के संविधान में भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद याद रखना 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान उल्लेखित है दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत से संबंधित नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में? तो भाग 2 में कहाँ से कहाँ तक है आर्टिकल दोस्तों? तो 5 से लेकर 11 तक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो 5 से जो 11 तक अनुच्छेद दिए गए दोस्तों वह नागरिकता से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो याद रखना है दोस्तों, एकल नागरिकता प्रदान करता है। तो भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारत के प्रत्येक नागरिक की केवल एक नागरिकता अर्थात वह केवल भारत का नागरिक था। अमेरिका की भांति संघ एवं राज्यों की दोहरी नागरिकता भारत में प्रचलित नहीं है दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता ये नहीं है दोस्तों, यह यूएसए में प्रचलन में। राज्य की एकल नागरिकता, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा सी, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो नहीं प्राप्त की जा सकती है दोस्तों किसे? तो भारतीय बैंक में धन जमा करने से भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती दोस्तों, जबकि जन्म से, देशीकरण से और किसी भूभाग के सम्मेलन के द्वारा भारतीय नागरिकता मिल सकती है। तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बाद में यथा संशोधित किया गया था इसको दोस्तों द्वारा भारतीय नागरिकता निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। जन्म से की जा सकती है, रक्त संबंधी यानी वंश क्रम द्वारा, रजिस्ट्रेशन के द्वारा किया जा सकता है दोस्तों, देशीकरण के द्वारा किया जा सकता है और किसी भूभाग के भारत में सम्मिलित द्वारा यह नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है दोस्तों, यानी भारतीय नागरिकता। भारतीय बैंक में धन जमा करना एक वाणिज्यिक व्यवहार है, यह नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं है। नेक्स्ट है, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग कर दे। सही बात है। स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर ले, यह भी बात सही है। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है तो समाप्त होता देखते हैं। सरकार की आलोचना करता है तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ये तो नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो सी 1 और 2 होगा, यानी भारतीय नागरिकता का परित्याग कर दे तो वो खत्म हो जाएगा। स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर ले तो भी उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी दोस्तों, यानी खत्म हो जाएगी। और किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है तो उसकी नागरिकता खत्म नहीं होती है दोस्तों। और सरकार की आलोचना करने पर तो नागरिकता नहीं खत्म होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी, यानी 1 और 2। तो भारत की नागरिकता का लोप निम्न दशाओं में हो सकता है। भारतीय नागरिकता का परित्याग करने की दशा में, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने से, जबकि सरकार की आलोचना करने तथा अन्य देश की नागरिक से विवाह करने के कारण किसी भारतीय नागरिक को नागरिकता से लोप नहीं होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, भारतीय संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्न में से कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है दोस्तों?
एक वयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हो, भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी, वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान में परिवेश हो गए हों। एक व्यक्ति का परपोता या परपोती जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु जिसके पिता या पितामह या पितामही मातामही संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक थे। तो इसका जो राइट आंसर है अहर नहीं है, यानी नागरिकता पाने के योग्य नहीं है दोस्तों। वो कौन सा है? वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान में प्रवासी हो गए थे दोस्तों, उन्हें यह मतलब वे अहर नहीं है, यानी योग्यता क्या कह रहा है दोस्तों कि नागरिक के रूप में पंजीकृत करने के लिए अहर यानी योग्य नहीं है। तो वे कौन नहीं योग्य है दोस्तों? तो वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान के प्रवासी थे दोस्तों। यहाँ दिया गया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए निम्नलिखित लोग अहर हैं। कौन कौन सा? तो वे हैं एक अवयस्क बच्चा जिसके माता पिता में से दोनों या कोई एक भारतीय नागरिक है, भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी अथवा भारतीय कार्ड धारक विदेशी नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी, तथा एक व्यक्ति का परपोता परपोती जो दूसरे देश का नागरिक हो किंतु पितामह या पितामही मातामह या मातामही संविधान लागू होने के समय अथवा बाद में किसी समय भारतीय नागरिक थे। एक व्यक्ति का अवयस्क बच्चा कुछ शर्तों के साथ इसके अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अन्य देशों के नागरिकों को इससे वंचित रखा गया दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371A से लेकर 371I अंतर्विष्ट किए गए हैं। दूसरा है, भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में 2 राजतंत्र हैं किंतु नागरिकता एकहरी है। तो ये तो बात गलत है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, दूसरा तो गलत हो गया। कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो 2 तो गलत है। तो 2 किस में है दोस्तों? वो तो 2 है, एक में तो ये खत्म हो गया। और ये बोल रहा है दोस्तों कि कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक हो कभी भी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? केवल एक ही सही है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी होगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 से लेकर 371I में नागालैंड का प्रावधान किस में? तो 371A में। असम का है दोस्तों 371B, मणिपुर का 371C, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना का 371D, सिक्किम का 371F, मिजोरम का 371G, अरुणाचल प्रदेश का 371H और गोवा का 371I। राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध अंतर्विष्ट हैं दोस्तों, अतः कथन एक सही है। भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में यद्यपि 2 तंत्र संघ और राज्य हैं, लेकिन भारत में एकहरी नागरिकता है दोस्तों, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता, अतः कथन 2 असत्य है। वे व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करते हैं उन्हें नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 10 के अनुसार नागरिकता से वंचित किया जा सकता है, अतः कथन 3 भी गलत है। नेक्स्ट है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत अपनाया गया? तो कौन सा है दोस्तों? तो वह है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोहरी नागरिकता का सिद्धांत जो है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वीकार किया गया है, जहां प्रत्येक नागरिक दोहरी नागरिकता प्राप्त करता है। प्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका की और दूसरी उस राज्य की जहां वह निवास करता है। इसके विपरीत भारत में एकल नागरिकता का व्यवस्था की गई है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? तो कौन सा है दोस्तों? तो संसद है जो नागरिकता के शर्तों को नियमित करने के लिए सक्षम है। तो ये VVI क्वेश्चन है जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 में यह स्पष्ट है कि संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की संपूर्ण शक्ति होगी। इस शक्ति के प्रयोग में संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 अधिनियमित किया है, जिसमें नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के बारे में विस्तार से उपबंध किया गया। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5(1)(a) के तहत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में 7 वर्ष बिताने होंगे दोस्तों। नेक्स्ट, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? तो कितना वर्ष बिताना होगा दोस्तों? तो 7 वर्ष बिताना होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 7। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे दिया गया? तो याद रखना है कि यह तो संसद को दिया गया, जो कि ऑप्शन में कहीं पे नहीं है दोस्तों, इसलिए इसमें
स्टार लगा हुआ है। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 11 के अनुसार भारत में नागरिकता के निर्धारण का विशिष्ट अधिकार संसद को प्राप्त है। प्रस्तुत विकल्पों में संसद का नाम है या तो कोई भी विकल्प सही नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट है नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद में कब पारित किया गया, और यह VVI सवाल है दोस्तों। कब पारित किया गया था, तो 11 दिसंबर 2019 में। ऐसे ही सवाल BPSC में पूछे जाते हैं कि नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद में कब पारित किया गया था, तो 11 दिसंबर 2019 ईस्वी को संसद में यह पारित किया गया था। और लोकसभा राज्यसभा भी इसमें याद रखना है दोस्तों। तो नागरिकता विधेयक 2019 लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया गया था एवं उसी तिथि को लोकसभा में पारित कर दिया गया था। 9 दिसंबर को लोकसभा में रखा गया था। 11 दिसंबर को यह कहाँ रखा गया था दोस्तों, तो यह राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया गया। यानी 9 दिसंबर को लोकसभा, 11 दिसंबर को राज्यसभा, ये दोनों डेट आपको याद रखना है। राष्ट्रपति ने इस विधेयक को कब दे दिया दोस्तों, तो 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी प्रदान कर दी। तब यह क्या बन गया दोस्तों, तो अधिनियम बन गया। 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हुआ, और ये लागू कब से हुआ, तो 10 जनवरी 2020 से लागू हुआ। और ये तीनों के तीनों VVI पॉइंट्स है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। लोकसभा में कब पारित किया गया, तो 9 दिसंबर। राज्यसभा से कब पारित किया गया, 11 दिसंबर। राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली, तो 12 दिसंबर। और कब से लागू हो गया, तो 10 जनवरी 2020 से दोस्तों। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा भी गया, देखिए दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है। यह पूछा गया 2016 में मेंस में। 2016 मेंस तो होगा नहीं, 2019 में आया तो 16 में कैसे पूछ सकता है, तो यहाँ पे एरर है दोस्तों। यूपी मेंस में पूछा गया 2016 में, ऐसा हो ही नहीं सकता है। नेक्स्ट, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित किया गया, तो नागरिकता जो संशोधन कानून है कब पारित किया गया था दोस्तों, तो याद रखना है 11 दिसंबर 2019 को यह पारित किया गया था नागरिकता संशोधन कानून। और राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली थी, तो 12 दिसंबर को मिली थी। और यह कब से लागू हो गया था दोस्तों, तो 10 जनवरी 2020 से यह लागू हो गया था। तो BPSC में यह सवाल पूछा गया था दोस्तों। और यह दोस्तों आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट सवाल था। तो यह डिस्कशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल के साथ। थैंक यू।